हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। फ्रेंड्स, हम लोग ने एक चैप्टर शुरू किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कुछ 2 वीडियोस बनी थी। आगे हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को जो चैप्टर था वो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज हम लोग की जो टॉपिक रहेगी वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझना होगा कि आखिर न्यूक्लिक एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्या था, किसने दिया था, स्ट्रक्चर्स या मॉडल्स को किसने डिस्क्राइब किया था, इस सब को समझते हैं। तो जैसा कि मैं कहूँ कि अगर न्यूक्लिक एसिड मैंने कहा, हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं उसे। तो न्यूक्लिक एसिड्स का जो कॉन्सेप्ट था उसे दिया था फ्रेडरिक मिशेल ने। इन्होंने ही बताया था कि डीएनए एक क्या है, न्यूक्लिक या एसिड सबस्टेंस है। मतलब ये डीएनए जो है, डीएनए को उन्होंने क्या बताया था कि ये न्यूक्लिक या एसिड सबस्टेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है। हालांकि ये तो हम लोग डीएनए आज नाम जानते हैं, लेकिन जो टर्म इस्तेमाल किया गया था कि डीएनए है या डीएनए कुछ होता है, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल दूसरे साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था जैकरीज। तो जो टर्म इस्तेमाल किया गया था, टर्म डीएनए, किसने दिया था? टर्म डीएनए दिया था जैकरीज नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। और अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जो होगा, हम लोग एक डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो होल इसी पर वीडियो बेस्ड रहेगी। वो साइंटिस्ट थे वाटसन और क्रिक। द मॉडल ऑफ डीएनए विच गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है। तो अब वाटसन क्रिक ने जो कॉन्सेप्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर्स बताए थे या उनके मॉडल्स को डिस्क्राइब किया था, तो उनका बेस क्या था, एक्चुअली में उन्होंने किस बेस को लेकर डीएनए के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया था? तो वो था कि एक पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबी पॉलीमर्स होती है जिसमें 3 अहम चीज़ें मिक्स होकर एक न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करती है, और वही रिपीटेशन बनाते हुए कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजेबल हो कि न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स में अगर डिफरेंसेस नहीं समझ में आ रही हो, तो पिछली वीडियोस में बनाई है, आप जाकर आप देख सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया कि पॉलीमर्स होते हैं, लंबी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और उसी से डीएनए के स्ट्रक्चर्स बनती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं मेन, जैसे होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर्स होते हैं, मैं स्ट्रक्चर्स भी बनाऊंगा। पेंटोज शुगर होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजीनस बेस का मतलब कि उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होंगी। ठीक है। क्या हो सकता है? उसको 2 चीज़ में क्लासीफाई किया गया। नाइट्रोजीनस बेस को 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। दैट वन इज प्यूरिन्स, अदर वन इज पायरिमिडिन्स। ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि प्यूरिन्स क्या होती हैं, प्यूरिन्स किसे बोलते हैं, तो प्यूरिन्स में आते हैं कि एडेनिन और गुआनिन। और वहीं अगर पायरिमिडिन्स देखा जाए तो उसमें आएंगे साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है। तो ऑल ओवर हम लोग को अगर नाइट्रोजीनस बेस अगर देखा जाए तो वो हम लोग को क्या मिलता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और ये मैंने 4 नाइट्रोजीनस बेस केवल डीएनए के लिए कॉन्सेप्ट दिया है, आरएनए के लिए अलग होती है। आरएनए में आरटी को रिप्लेस करके यूरेसिल बन जाता है इन कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर आरएनए कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो थाइमिन केवल डीएनए में होगा, आरएनए में टी को रिप्लेस करके यूरेसिल यू को यू आ जाता है।
ठीक है। तो अब हम लोग इस लेक्चर को प्रोसीड करते हुए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, क्या उन्होंने वॉटसन क्रिक मॉडल कैसे दिए थे और न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे क्या चीज़ें अरेंज होती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और उसी से सारी चीज़ें एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है हम लोग का पेंटोज शुगर, ठीक है, जिसमें एक ऑक्सीजन होती है और 4 कार्बन होते हैं। एक इसका आर्म होता है कार्बन का जो 5th पोजीशन पाता है। अगर नेमिंग किया जाए तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और 5। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि पेंटोज जो शुगर है, पेंटोज शुगर अगर बोले आपको रिंग में, अगर रिंग में कितने कार्बन हैं, केवल 4, 1 2 3 4, तो ओनली 4 कार्बन आर पार्टिसिपेट एज अ रिंग। और अगर हम लोग अगर चेन में देखें तो चेन में 5 कार्बन पार्टिसिपेट करती हैं, दैट वाज 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये चेन में हम लोग को पार्टिसिपेशन 5 कार्बन दिखती है और रिंग में हम लोग को 4 कार्बन दिखती है। अब कैसे क्या क्या चीज़ें अरेंज होती है समझना पाते हैं। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक जोड़ देता हूँ इसे, नाइट्रोजिनस बेस। हालांकि बात समझने वाली बात है कि कार्बन फर्स्ट से जो नाइट्रोजिनस बेस जो जुड़ते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वी ऑल नो कि नाइट्रोजिनस बेस को 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। तो अगर मैंने कहा कि प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन का कौन से पोजीशन पाएगा, 9th पोजीशन पाएगा। मतलब कार्बन फर्स्ट से 9th पोजीशन वाला प्यूरिन्स इस पर जुड़ेगा। लेकिन वही पायरिमिडिन्स की जब हम बात करते हैं, पायरिमिडिन्स की, तो वो फर्स्ट ही क्या करता है, फर्स्ट वाला पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस को जुड़ जाते हैं। ये तो पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स के कॉन्सेप्ट है कि कौन होगा यहाँ पर। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजनस बीच की जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं समझिए, इसके बीच के बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब समझने वाले यहाँ पर भी ये भी है कि कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फोरस जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, फॉस्फोरस जुड़ा होता है। तो फॉस्फोरस जो जुड़ा हुआ है, इस फॉस्फोरस और 5th कार्बन के बीच की बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को क्लासिफाई करना है कि आखिर कहाँ पर जुड़ी होती हैं। तो मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 3rd पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, दैट वन इज OH और H रहता है यहाँ पर। और 2nd पोजीशन पर एक ऑक्सीजन नहीं होता है, ये मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। इसलिए 2nd पोजीशन पर एक ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से DNA का फुल फॉर्म डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज डीऑक्सी। D is concept given as a oxygen 2nd position of carbon, it replaces by hydrogen, ठीक है। Only hydrogen will occur this position on the place of oxygen, so we call as a deoxy and we as a naming nucleic acid, deoxyribonucleic acid, ठीक है। तो ये हम लोग के पोजिशन से डिस्क्राइब किए गए कि आखिर फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ती है, प्यूरिन्स पैरामिडिन्स कोई भी हो सकती हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स इसमें यहाँ देखिए कि 5वें कार्बन से फॉस्फोरस जुड़ती है और उन दोनों के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब समझते हैं कि ये आखिर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे चेन बनाता है और वॉटसन क्रिक का क्या क्या कॉन्सेप्ट था इस DNA के होल मॉडल्स पर। तो आपने लिखा है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
एक साइड हम इसको डिस्क्राइब करेंगे उनके लॉज, उनके रूल्स, कि आखिर उन्होंने कैसे कैसे कॉन्सेप्ट दिए डीएनए के स्ट्रक्चर्स पर, और इधर मैं स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन बनाता हूँ। जैसे जैसे बोलता जाऊँगा वैसे वैसे हम लोग दिखाते जाएँ, ठीक है। तो वाटसन क्रिक का मॉडल, तो हेडिंग हो जाएगी, लिख लीजिए हेडिंग, मॉडल ऑफ डीएनए या स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए लिख सकते हैं आप। मैं लिख देता हूँ मॉडल ऑफ डीएनए given by that is Watson and Crick, ठीक है। उन्होंने पहला पॉइंट्स क्या बोला उसको समझेंगे। पहला पॉइंट्स उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड as we are called as simply DS। नॉर्मली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, बट एक्सेप्शनली अगर देखा जाए तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी देखेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है नॉर्मली, बट अगर एक्सेप्शनल केसेस देखा जाए तो आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड देखे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डीएनए क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड देखे जाएंगे, है कि नहीं। तो अब हम लोगों ने बोला कि डबल डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जो डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स बनती है उनके स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है कि नहीं। तो द स्ट्रैंड strands of DNA is anti-parallel, मतलब इनकी स्ट्रैंड जो होंगी वो एंटी पैरेलल देखी जाएंगी। कैसे देखी जाएंगी मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल स्ट्रैंडेड है तो डबल स्ट्रैंडेड हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये हम लोग के डबल स्ट्रैंडेड बनेगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमको नजर आते हुए। अगर ये एंड इसका अगर थर्ड प्राइम है, ध्यान देंगे, अगर ये थर्ड प्राइम है तो इसका जो एंडिंग पॉइंट होगी वो कितना होगा? 5 प्राइम। और अगर ये 5 प्राइम है तो इसका एंडिंग क्या कहलाएगा? थर्ड प्राइम कहलाएगा। मतलब एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। यही कॉन्सेप्ट एंटी पैरेलल को बताता है। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर स्टार्टिंग में अगर थर्ड प्राइम से शुरू हो रहा है तो एंड उसका 5 प्राइम, अगर 5 प्राइम से शुरू होता है तो उसका एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड प्राइम हो जाएगा। तो ये इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। देखो इसमें हम लोग को स्ट्रक्चर्स समझने वाली बात है कि ये जो कॉन्सेप्चुअली हम लोग को नजर आ रहा है वो क्या है कि ये हम लोग को ग्रुप्स दिख रहे हैं। ग्रुप्स मतलब ये इसमें स्पेस जो होंगे वो थोड़े कम दिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा स्पेस दिख रहे हैं, तो इसकी नेमिंग भी की जाती है। दैट वन इज अ शैलो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? शैलो ग्रुप, ठीक है, शैलो ग्रुप्स कहते हैं। और ये भी शैलो ग्रुप, तो ये भी शैलो ग्रुप्स होंगी, ठीक है। और ये बोलते हैं इसे डीप ग्रुप बोलते हैं, डीप ग्रुप। तो ये शैलो ग्रुप्स, ये डीप ग्रुप्स, है कि नहीं। डबल स्टैंडर्ड विद एंटी पैरेलल, ठीक है। ये हम लोग समझ आ गया। अब हम लोग को आगे के स्ट्रक्चर्स देखने हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आखिर ये जो स्ट्रैंड्स बने हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में हम लोग को दिखाना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पर बना सकूँ और इधर मैं पॉइंट्स लिख सकूँ, ठीक है। आई होप आपने इसे बना लिया होगा, उसे देख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि मैं उस न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो डीएनए होता है वो लॉन्ग पॉलीमर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स के ढेर सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या करेंगे कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
ठीक है, अब मैं बनाता हूँ इसको स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियोस में और पिछले लेक्चर्स में समझा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर्स था वो कैसे था। तो मैंने देखो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, ये हम लोग के बन गया पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर में 5वां कार्बन से फॉस्फोरस जुड़ा हुआ था और थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पर H, इसके जस्ट एंटी पैरेलल बनाना है। अभी समझ में आएगा कैसे हुआ, कैसे 3 to 5 प्राइम बना, 5 to 3 प्राइम बना। इसके जस्ट हम लोग को एंटी पैरेलल बनाना है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस था, तो स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्मेशन करेगी, ध्यान देंगे। इसके जस्ट हम लोग को एंटी पैरेलल बनाना है। ठीक है, यहां से मैंने फर्स्ट कार्बन रखा, कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन मैंने फॉस्फोरस जोड़ दिया। ठीक है, और यहां मैंने नाइट्रोजनस बेस रखा, है कि नहीं, एंटी पैरेलल दिख रहा है। और इसको जस्ट एक मैं चेन और बढ़ा के मैं बता दूं, एक और बनाएंगे। ये नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ से OH ग्रुप जुड़ी होगी और ये कार्बन से फॉस्फोरस। ठीक है, ये हम लोग को कॉन्सेप्चुअली एक बार बार रिपीटिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स की बनती रहेगी। तो इसमें समझ में क्या आया, बस समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हम लोग के DNA की जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं वो रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। थर्ड पॉइंट्स क्या कहा उन्होंने, कॉन्सेप्चुअली क्या समझाने की कोशिश किया कि जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस जो बेस है वो एक दूसरे के प्यूरिन्स पैरामिडिन्स से बॉन्ड बनाएगा। कौन कितना बॉन्ड बनाएगा ये भी समझना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्यूरिन्स ऑलवेज बाइंड विथ पायरिमिडिन्स। अगर प्यूरिन्स क्या थे, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन्स क्या थे, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमेशा बॉन्ड बनाएगी, प्यूरिन के साथ पैरामिडिन्स बनेगा। लेकिन कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये ध्यान देनी बात है, क्योंकि दो बन रहे हैं, तो कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये समझना है। तो चौथे पोजीशन में उन्होंने पॉइंट्स में बताया कि एडेनिन बाइंड विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, मतलब जो एडेनिन है वो थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और वहीं अगर साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाएगा। ये क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये क्या है, ये है प्यूरिन्स और ये है प्यूरिन्स, ये है पैरामिडिन्स और ये है पैरामिडिन्स। लेकिन प्यूरिन से पैरामिडिन्स बन रहा है, प्यूरिन से पैरामिडिन्स बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बना रहे हैं, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअली इन्होंने समझाने की कोशिश किया। इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीड करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो बन रहा था स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे जो एंटी पैरेलल थे, 3 प्राइम टू 3 का एंडिंग है तो इसका 5 प्राइम, ये 5 प्राइम है तो 3rd प्राइम। देखो यहाँ पर कंडीशन, ये हम लोग को कार्बन 5वें कार्बन से दिख रहा है और इंड कहाँ पर हो रहा है, 3rd कार्बन पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए इसको 3rd प्राइम बोला जा रहा है। कोई भी दूसरे शब्द बना सकते हैं, अगर 5 बनाए तो 3rd बन जाएगा, 3rd बनाए तो 5th बन जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि 5 प्राइम हम लोग को 5वीं कार्बन यहाँ दिख रही है, उसका एंडिंग पॉइंट 3rd पॉइंट दिख रहा है, इसी तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनती जाएगी। यहाँ देख रहे हैं कि 3rd प्राइम है तो उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 5वें कार्बन पर दिख रहा है, 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल यहाँ बता रहे हैं।
पांचवी पॉइंट जो हो जाएगी हम लोग की, नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगी, वहाँ पॉइंट क्या हो जाएगी कि अब जो कंडीशंस विजुलाइज हो जा रही है वो क्या हो जा रही है कि इन दोनों के बीच की डायमीटर कितनी है। भाई जानने वाली बात है कि जो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं अगर रेस करके लिख दूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि अगर ये प्यूरिन्स हैं, अगर ये क्या है, प्यूरिन्स हैं, तो प्यूरिन्स में एडेनिन किसके साथ, डबल हाइड्रोजन विथ थाइमिन बन जाएगा। और ट्रिपल हाइड्रोजन अगर हम लोग को दिखाना है तो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन विथ गायरगानिन दिखा देंगे। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो फिक्स्ड है, इसलिए उनके बीच में उन्होंने डायमीटर बोला। द डायमीटर बिटवीन टू स्ट्रैंड इज कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जब देखेंगे तो अब समझने वाली बात है कि हम लोग ने कहा था कि ये शैलो ग्रुप्स हैं, ये शैलो ग्रुप्स है, ये डीप ग्रुप है। उन्होंने बोला कि जो घूम रहा है, क्या घूम रहा है, डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल बन रही है, डीएनए फॉर्म और डबल हेलिक्स बॉन्ड तो फॉर्म जो कर रही है वो एक्चुअली में मूव कैसे की है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि राइट हैंडेड फैशन होती है, मतलब क्लॉकवाइज मूव करती है, ऐसे मूव करती है। दिस टू मार्कर, अगर हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं दैट इज बी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है, और उसको स्टैंड में बोला गया, मॉडल में बोला गया किसके द्वारा, वाटसन क्रिक के द्वारा, कि वो राइट हैंडेड फैशन बोला जाता है। तो कहेंगे कि डीएनए फॉर्म डबल हेलिक्स मॉडल किसके साथ टर्न कैसा किया है, टर्न विथ क्लॉकवाइज, कैसे था, क्लॉकवाइज, और उसे उन्होंने क्या नाम दिया, राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया, राइट हैंडेड फैशन कहा। अच्छा, अब समझ वाली बात है कि शैलो ग्रुप्स, उन्होंने कहा कि जब वन टर्न, एक पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 7वीं पॉइंट, तो उन्होंने कहा कि जब डीएनए जो मूव करता है, घूमता है, तो जब घूमता है तो क्या होता है कि एक टर्न लेता है। एक टर्न का मतलब कि आप कोई सीढ़ी पर हैं और सीढ़ी में अब वो मूव कर रहा है, तो एक पोजीशन पर क्या हो रहा है कि एक एंडिंग पॉइंट, कि अगर शैलो से शैलो ले सकते हैं, डीप ग्रुप से डीप ग्रुप ले सकते हैं, एक टर्न लेना है मतलब 360 डिग्री लेनी है, आप वहीं सी पोजीशन पर आ जाएं। ठीक है, तो अगर शैलो ग्रुप से शैलो ग्रुप तक जा रहे हैं तो कितना टर्न मूव किया, 360, तो वन टर्न में कितना किया गया, वन टर्न में कितना, 360 डिग्री उन्होंने मूव किया। अब मूव करने में इनकी बीच की जो दूरी बताई, डिस्टेंसेस बताए गए, वो कितने बताए गए, 34 एंगस्ट्रॉन्स कंटेन, कितना बोल देंगे, डिस्टेंसेस कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझा गया कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। इस डायमीटर की कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन। अब समझ वाली बात है कि इतने में से हमने जब पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, अगर शैलो ग्रुप से शैलो ग्रुप पार्टिसिपेट किया, डीप से डीप पार्टिसिपेट किया, आप जिधर से देखना चाहें, इधर से देख रहे हैं तो डीप लग रहा है, इधर से देख रहे हैं तो शैलो लग रहा है, जैसे भी देख सकते हैं आप। तो इसमें कितने नाइट्रोजिनस बेस पार्टिसिपेट किए, तो समझ लो कि कितने नाइट्रोजिनस बेस पार्टिसिपेट किए इन दोनों के बीच में, है कि नहीं। और नाइट्रोजिनस बेस और प्रति नाइट्रोजिनस बेस जो बनाया है, जैसे इतने के बीच में कितनी डिस्टेंस है, और एक शैलो ग्रुप से या शैलो ग्रुप तक या डीप ग्रुप से डीप ग्रुप के बीच में कितने नाइट्रोजिनस बेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर मैं इसको ऊपर में इरेज कर देता हूँ पॉइंट्स को। आठवीं पॉइंट हो जाएगी कि जो अगर हम लोग डिस्टेंसेस अगर देखें, शैलो से अगर शैलो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन टर्न में जो भी मूव किया है उसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 10 बेस पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 10 बेस पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 9 पॉइंट भी लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेस इज कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितनी दूरी होगी, 3.4, इतनी दूरी में 34 एंगस्ट्रॉम,
इनकी जो डायमीटर होगी वो 20 एंगस्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग को समझ में आया कि आखिर एक्चुअली में वाटसन क्रिक मॉडल कैसा दिया था। तो ओवरऑल मैंने कॉन्सेप्ट ये समझाया कि रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर्स बनता है जिसमें प्यूरिस और पैराविडिन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ कितने बेस पेयर होते हैं, कितना टर्न मूव करता है, राइट हैंडेड फैशन होता है, और शैलो से शैलो ग्रुप्स के बीच में या डीप से डीप ग्रुप के बीच में या दो स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, ऑल ओवर कॉन्सेप्ट हमने समझाने की कोशिश किया। आपको अगर फास्ट लगा तो आप स्लो करके देख सकते हैं, साथ ही साथ आप उसे रिकअप करके वीडियो देखिएगा। आई होप कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर सकूं, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जिनकी ज़रूरत है इस वीडियोस की, ऐसे नॉलेज की। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।